5 जुगाड़ू बहू को मिली सरकारी नौकरियां। अरे उठा भी लीजिए ना, ऐसे भी कौन करता है। क्या हुआ भाभी, अभी भी नहीं उठाया क्या? नहीं। चलो बहन, हो सकता है किसी काम में भाई साहब बिजी हो, इसीलिए ना उठा रही हो। तुम ज्यादा चिंता मत करो। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर अदिति बस मुंह लटकाए अपने घर आ गई, जहां भाभी क्या रहा, बात हो पाई क्या सुरेश भैया से? नहीं, आज पूरे 3 महीने हो गए बहुओं तुम्हें कोशिश करते हुए। कभी तुम अपने फोन से कोशिश करती हो तो कभी पड़ोसियों से, लेकिन पता नहीं मेरे 5 बेटे शहर जाकर कौन सी नींद में हैं जो उन्हें कभी भूले से भी तुम्हारा ख्याल ही नहीं आता। बहुओं, डर लगता है मुझे जब मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। पता नहीं मेरे बेटे ठीक भी हैं। माँ जी, वो लोग ठीक तो होंगे ही, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कॉल किया था तो फोन रिसीव हुआ था। मुझे अनुज भाई की आवाज भी आई, लेकिन फिर फोन कट गया। माँ जी, सुना है शहर में लड़कियां बड़ी सुंदर सुंदर होती हैं। मुझे तो डर लगने लगा है कि कहीं हमारे पतियों ने किसी और के साथ ही तो घर नहीं बसा लिया। शिवानी की बात सुनकर 5 बहुएं रुआंसा सी हो गईं। ये कहानी है शांति और उसकी 5 बहुओं की। शांति की 5 बहुएं खुशी खुशी अपने ससुराल में रह रही थीं, लेकिन एक दिन अचानक से उनके पतियों ने बाहर शहर जाकर काम करने का मन बनाया। शांति ने भी उन्हें इजाजत दे दी, लेकिन शहर जाकर शांति के बेटों का पता ही गुम हो गया। 5 बहुएं रोजाना उनसे बात करने की कोशिश करती, लेकिन कोई बात नहीं हो पाती थी। अब हमारे पति कहाँ हैं या कहाँ नहीं, ये हम नहीं जानते हैं, तो हमें कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहिए। सही कहा बहू ने। माँ जी, चलिए इन सभी बातों को छोड़िए और ये बताइए कि आज हम सभी क्या खाएंगे। जब से हमारे पति गए हैं घर में दाने दाने की किल्लत शुरू हो गई है। मैं क्या बताऊं बहू। माँ से क्यों पूछ रही हो सिया? चलो बाहर चलकर खाने पीने का कोई जुगाड़ देखते हैं। ठीक है, हम दोनों जाकर कोई सब्जी का जुगाड़ करो, तब तक राशन में जो आई हुई गेहूं है मैं उनसे आटा पीस लेती हूँ। सरन्या के बोलने के बाद 5 ही बहुएं जुगाड़ में लग गईं। सरन्या ने पत्थर की चक्की में गेहूं डालकर आटा पीसना शुरू किया, तो वहीं दूसरी तरफ सिया, सोना और शिवानी तो दोनों चूल्हे के लिए लकड़ी लेने चली गई हैं। हम सब्जी का जुगाड़ कहाँ से करें? भाभी, हम पिछली बार खेत में पकड़े गए थे और किसान कितनी मेहनत से सब्जी उगाते हैं, हमें उनकी सब्जियों को चुराना नहीं चाहिए। मैं सोच रही थी इस बार सब्जी वालों से सब्जी का जुगाड़ कर लेते हैं। हम उन लोगों से ऐसी सब्जी लेंगे जो थोड़ी बहुत खराब हो, उसमें से साफ सब्जी निकाल कर हम उसे बना लेंगे। ठीक कहती हो सिया, यही करना सही रहेगा। सिया का जुगाड़ अदिति को भी पसंद आ गया और फिर दोनों देवरानी जेठानी सब्जी मंडी ही चली गईं, जहां से उन्हें सड़ी गली सब्जियां फ्री में ही मिल गईं। वहीं दूसरी तरफ सोना और शिवानी जंगल से लकड़ी लेने आई हुई थीं। शिवानी, यहाँ पर तो कोई भी पेड़ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जहाँ से हम आसानी से लकड़ी ले पाए। साथ ही हमारे पास तो कोई औजार भी नहीं है लकड़ी काटने का। तो भाभी, बोला किसने है लकड़ी काटने को? जरा जमीन पर देखो, कितनी छोटी छोटी लकड़ियाँ और सूखी पत्तियां पड़ी हुई हैं। हम इन्हें जलाकर इनकी आंच पर खाना बनाएंगे। शिवानी की बात सुनकर सोना ने भी नीचे देखा तो जमीन पर काफी सूखे हुए पत्ते और छोटी छोटी डंडियां पड़ी हुई थी। शिवानी और सोना ने उन्हें ही बीनना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनके घर में चूल्हा जला। वैसे मेरी बहुएं सच में बड़ी ही दिमागदार हैं। कभी भी तुम्हारी बदौलत मुझे भूखा नहीं सोना पड़ा है बहुओं। बिल्कुल माँ जी, हमारे रहते हम आपको कभी भूखा नहीं सोने देंगे। लेकिन माँ जी, आखिर ऐसे कब तक चलेगा? पतियों के इंतजार में 3 महीने निकल गए। सारी जमा पूंजी हमारे पास से खत्म हो गई। शायद वो अब पैसे भेज दें, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो बस ये कि हमारे हालात बद से बदतर हो गए। लेकिन माँ जी, अब और हम उनके आसरे पर नहीं रह सकते हैं। अब हमें बाहर निकलकर काम करना होगा। अदिति ने ऐसे ही शांति को समझाया। शांति भी उसकी बातों पर हामी भर रही थी और ऐसे ही कुछ देर बाद बहुओं, हालातों को देखते हुए समझदारी तो इसी में है कि कोई काम शुरू कर दिया जाए। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो कर लेना। शांति ने अपनी बहुओं को घर से निकलकर काम करने की इजाजत दे दी। अगले ही दिन बहुओं ने एक अमीर औरत के घर में काम ढूंढ लिया और वहां पर काम करने जाने लगी। कुछ दिन तो बहुओं ने ठीक से अपने काम किए, लेकिन अरे ठीक से सफाई करो ना शिवानी, ये तुम किस तरह से सफाई कर रही हो? अदिति, मैंने तुमसे खाना बनाने को बोला था ना, बन गया क्या? नहीं मालकिन, वो अरे तुम लोग क्या करने लगी हो? तुम्हारा काम में मन नहीं लगता है क्या आजकल? तुम्हारी सास से शिकायत करनी पड़ेगी अब मुझे, यही लगता है। 5 बहुओं का मन काम में नहीं लगता था, जिसकी शिकायत उनकी मालकिन ने शांति से की। जब 5 बहुएं घर आई तब शांति ने उनसे पूछा, क्या बात है बहुओं, आज तुम्हारी मालकिन ने मुझसे शिकायत की, तुम्हारा काम में आजकल मन क्यों नहीं लग रहा है?
कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कोई बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या बात है। माँ जी, हम कभी नहीं चाहते कि हम इस तरह किसी के घर घर जाकर काम करें। मेरा सपना था कि मैं 12वीं से आगे भी पढ़ाई करूं, और मेरी ही तरह आपकी बाकी के चारों बहुओं का भी यही सपना था कि हम पढ़ाई करके किसी सरकारी कार्यालय में नौकरी करें। लेकिन माँ जी, ना माँ बाप ने पढ़ाई करवाई, और शादी के बाद तो कहाँ से ये सब सपने पूरे हो पाते। बस इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर काम में मन नहीं लगता। बहू, तुम्हारा पढ़ाई करने का मन है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी सास बाकी सासों की तरह नहीं है। अगर तुम पढ़ लिख कर अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हो तो करो, मैं नहीं रोकूंगी। बताओ कि तुम्हें क्या काम करना है। शांति ने अपनी बहुओं से उनकी ख्वाहिश पूछ ली। मैं तुम पांचों की ही बात को समझ गई हूँ। ठीक है बहू, तो अब मैं तुम्हारी पढ़ाई को दोबारा शुरू करवाऊंगी। मेरे पास तुम्हारे ससुर जी की दी हुई आखिरी निशानी सोने का हार है। मैं उसे गिरवी रख दूंगी, और जब तक तुम कामयाब हो जाओगी तब तुम उसे छुड़ा लेना। अब से तुम्हारी कामयाबी का सफर शुरू होगा। शांति की बात सुनकर पांचों बहुएं खुश हो गईं। बस फिर क्या था, उसी दिन शांति ने मुखिया के पास अपना सोने का हार गिरवी रखा, और जिसके पैसों से उसने अपने बहुओं का कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। सुनो, कल हम पांचों को ही पहली बार कॉलेज जाना है। तुम सभी क्या पहन कर जाओगी? भाभी, साड़ी तो हमारी सारी की सारी खराब हो गई है। ऐसी फटी हुई साड़ी पहन कर जाना अच्छा नहीं लगेगा। हम क्या करें? चलिए जुगाड़ करते हैं, साड़ी में से सूट बना लेते हैं। सही कहा, मैं भी यही सोच रही थी। साड़ी के साफ कपड़े में से हम लोग सूट बना लेंगे, और जो बेकार का कपड़ा बचेगा उससे हम अपनी चप्पल सही कर लेंगे। पांचों बहुओं ने वैसा ही जुगाड़ किया जो बोला था। उन्होंने कॉलेज जाने को अपनी साड़ियों में से सूट काट लिए और हाथ की सुई से उन्हें सिल लिया। बाकी जो कटिंग का कपड़ा बचा उससे उन्होंने अपनी चप्पल के ऐब को छिपाया और चप्पलों पर कपड़ा चढ़ाकर कपड़ों के फूलों से उन्हें भी नए जैसा कर दिया। वाह बहू, अब तुम्हारा कॉलेज जाने के लिए सारा सामान तैयार है। पांचों बहुएं अपने कॉलेज जाने को काफी एक्साइटेड थीं। ऐसे ही अगली सुबह भी आ गई और पांचों बहुएं कॉलेज जाने को निकल गईं। शांति भी उनके साथ ही थी। जब सुबह सुबह वो कॉलेज को निकली तो उन्हें देखकर एक औरत बोली, सुना है शांति की उन बहुओं ने पढ़ाई शुरू कर दी है। वैसे ये कौन सी उम्र है पढ़ने लिखने की? पति तो इनसे अपने संभाले नहीं गए, पढ़ाई का बोझ क्या खाक संभालेंगी? पांचों बहुओं और शांति ने उस औरत की बात को इग्नोर कर दिया कि तभी कुछ दूर चलने के बाद, अरे शांति, बहुओं को कॉलेज छोड़ने जा रही है क्या? इससे अच्छा तो इन्हें विधवा आश्रम छोड़ा। आपकी जैसी छोटी सोच की औरतें बस यही बोल सकती हैं, इसलिए आप अपना मुंह बंद ही रखें तो अच्छा है। शांति ऐसे बोलती हुई अपनी बहुओं के साथ आगे बढ़ गई और उसने उन्हें कॉलेज छोड़ दिया। देखते ही देखते समय गुजर गया और वो समय भी आया जब बहुओं की पढ़ाई पूरी हो गई और उन पांचों को ही सरकारी नौकरियां मिल गईं। अदिति को एक पुलिस स्टेशन में नौकरी मिली, सोना को एक होटल में काम मिला, सिया को वकील और सरन्या को एक सरकारी दफ्तर में काम मिल गया और शिवानी एक सरकारी टीचर बन गई। मुश्किल तो था, लेकिन हमने कर दिखाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो उम्मीदें मैं अपने बेटों से लगाती थी वो मुझे मेरी बहुएं देंगी। आज मुझे इस बड़े बंगले को देखकर बड़ी खुशी हो रही है और गर्व भी कि ये मेरी बहू ने खड़ा किया है। बहुएं अपनी कामयाबी को अपनी सास के साथ मना रही थीं कि तभी पीछे से किसी ने दस्तक दी। सही कहा माँ आपने, आपके बेटे तो नकारा ही निकले। अरे बेटा, तुम पांचों? शांति और उसकी बहुएं पीछे देखकर चौंक गईं क्योंकि वो पीछे उनके पांचों बेटे खड़े हुए थे। बेटा, कहाँ थे तुम पांचों? माँ, हम अपने हालातों से हारे हुए थे। शहर जाते ही हमारा काम छूट गया, जिसके बाद हमने आपसे कोई कांटेक्ट ही रखना बंद कर दिया क्योंकि हमारे पास देने को आपको कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन माँ, आज अपनी पत्नियों पर गर्व हो रहा है, हो सके तो हमें माफ कर देना। पांचों बहुओं के पतियों ने उनसे माफी मांग ली, जिसके बाद पांचों बहुओं और शांति ने भी उन्हें माफ कर दिया और फिर वो सभी मिलजुल कर रहने लगे। बाप रे, इतना सारा पैसा भाभी आप कहाँ से लेकर आई? इतने सारे पैसे? चुप क्यों है बहू, कुछ बोलती क्यों नहीं? सच में तुमने कोई चोरी तो नहीं की? हाँ माँ, और वैसे भी हम गरीब परिवार के पास तो इतने पैसे आना कोई मामूली बात नहीं है। फिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए प्रीति? जल्दी बताओ प्रीति बहू, ये पैसों से भरा बैग तुम कहाँ से लेकर आई हो? कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस भी हमारे घर पर ही आ रही हो। आखिर इस गरीब परिवार की बहू प्रीति ये बैग भर के पैसा कहाँ से लेकर आई थी? आखिर क्यों प्रीति अपने ससुराल वालों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी? क्या सच में उसने किसी बैंक में डाका डाला था या कोई और बात थी? आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ओ गॉड, ये गाड़ी भी अभी खराब होनी थी, मुझे ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है। क्या हुआ प्रीति, तुम अभी तक यहीं हो? आज ऑफिस नहीं जाना?
हाँ डैड, जाना तो था बट पता नहीं कैसे मेरे कार की टायर पंक्चर हो चुकी है। इसे सर्विस पर देना होगा और फिलहाल मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। हाँ, चलो कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। आज तो मेरे साथ मेरी कार में चलो। ओके डैड, थैंक यू, आपने मुझे राइट टाइम पर ऑफिस छोड़ दिया। गुड मॉर्निंग मैम, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शाम 6:30 बजे प्रीति ऑफिस से एग्जिट करके बाहर निकलती है। ओ डैड का फोन भी नहीं लग रहा। लगता है मुझे ऑटो लेकर ही घर जाना होगा, लेकिन मेरे पास तो कैश भी नहीं है। सुनिए भैया, जरा आप मुझे यहीं पास तक छोड़ देंगे क्या? बट मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगी, मेरे पास कैश नहीं है। अरे कैश नहीं था तो आई क्यों? अमीर लोगों के भी अलग ही चोचले होते हैं, बोनी के टाइम पर टाइम खोटा करने आ जाते हैं। ओह, कितनी तेज धूप हो रही है, अब मैं कैसे घर जाऊं? मेरे पास तो कैश भी नहीं है। ये तो बहुत परेशान लग रही है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ये लीजिए, मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, आप इन पैसों से ऑटो करके अपने घर चली जाइए। थैंक यू सो मच। अब प्रीति उन पैसों से ऑटो करके अपने घर चली जाती है। अगले दिन सुबह। ये लीजिए आपके पैसे। नहीं, कोई बात नहीं, एक इंसानियत के तौर पर मैंने आपकी मदद की, बस। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी चाय की दुकान से चाय पीती हूँ तब तो तुम उसका पैसा लोगे ना, क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत की कमाई है। अब अमन प्रीति के लिए एक गर्मा गर्म चाय बनाता है। प्रीति भी बड़ी खुशी से उस चाय को पीती है। देर शाम प्रीति अपने आलीशान घर में लौटती है और अपने कमरे में खुद से बातें करती हुई। आज के टाइम पर कोई इतना ईमानदार कैसे हो सकता है? उस चाय वाले ने तो मेरा दिल जीत लिया है, लेकिन उससे दोस्ती करने के लिए मुझे भी उसकी तरह साधारण ही बन के रहना होगा। प्रीति एक बहुत ही अमीर घर की लड़की होती है, वहीं अमन एक गरीब परिवार का लड़का था और चाय बेचकर अपने परिवार वालों का पेट पाल रहा होता है। लेकिन प्रीति डिसाइड करती है कि वो अमन के साथ वैसे ही रहेगी जैसे अमन रहता है, एक सिंपल और साधारण तरीके से। अब आए दिन प्रीति अमन की चाय के स्टॉल से चाय पीती और घंटों बैठकर उससे बातें करती। तभी एक दिन प्रीति अपने दिल की बात अमन से कहते हुए, अमन, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो और बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अमन को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि प्रीति एक रईस परिवार से है और वो उसको अपनी तरह साधारण समझकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। अब देर शाम प्रीति अपने घर लौटती है और अपने डैड से अपनी शादी की बात करते हुए कहती है, डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या हुआ? डैड, मैं एक लड़की को बहुत पसंद करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। अरे तो इसमें घबराने वाली क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताओ, कौन है वो प्रिंस चार्मिंग जिसे तुम पसंद करती हो? नहीं डैड, वो कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं है, वो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से है और चाय बेचकर ही अपने परिवार वालों का पेट पालता है। क्या? ये क्या कह रही हो प्रीति? चाय बेचता है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सब क्या बोल रही हो? शादी कोई मजाक नहीं है। तुम शुरू से इस आलीशान घर में रही हो, तुम कैसे सरवाइव कर पाओगे उस गरीबी में? ये सब तो पता नहीं डैड, लेकिन आज के टाइम पर एक ऑनेस्ट और डिसेंट इंसान होना बहुत जरूरी है। और रही बात गरीबी की, तो मैं आपको गरीबी में रहकर दिखाऊंगी। अब अगले ही दिन प्रीति अमन से मिलती है और उससे कहती है, अमन, अब बस बहुत हो गया, चलो अब हम शादी कर लेते हैं किसी मंदिर में जाकर। मैं अब और ऐसे नहीं रहना चाहती, अब मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के साथ रहना चाहती हूँ। अमन प्रीति से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो प्रीति से बिना किसी सवाल के उसके कहने पर चुपचाप जाकर मंदिर में शादी कर लेता है और शादी करके उसे अपने मिट्टी के छोटे से घर में लेकर आता है। आओ बहू, घर के अंदर आओ। प्रीति गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि मिट्टी का एक छोटा सा घर है। वहीं एक तरफ टूटा फूटा मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ है और सभी ने पटे फुराने से कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन प्रीति सभी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए खुशी खुशी घर के अंदर आती है। अगले दिन सुबह, अरे आज मेरी पहली रसोई है, लेकिन चूल्हे के पास तो बस ये 2 बैंगन रखे हुए हैं। प्रीति को अब चूल्हे के पास बैंगन के सिवा कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो उन 2 बैंगनों को ही काटने लगती है। तभी उसमें से एक बैंगन सड़ा हुआ निकल जाता है। ये भगवान, गरीबी में आटा गिला, सिर्फ 2 बैंगन थे, उसमें से भी एक सड़ा हुआ निकल गया। अब इसको फेंकना पड़ेगा। अरे अरे, ये क्या कर रही है बहू? तू ये बैंगन क्यों फेंक रही है? माँ जी, ये बैंगन सड़े हुए हैं। इतना भी सड़ा नहीं है कि तू इनको फेंके। एक काम कर, इनको ही काट के बना ले, घर में सब्जियां नहीं है और मेरा बेटा चाय बेचता है। बहू कोई होटल नहीं चलाता। 2 पैसे ऐसे ही नहीं बचते हैं बहू, इसलिए ऐसा कर, इन्हीं 2 बैंगन में ढेर सारा पानी डालकर सब्जी बना ले। अब प्रीति उन्हीं 2 बैंगनों में बहुत सारा पानी डालकर पानी वाली सब्जी बनाती है और कुछ देर बाद सभी परिवार के लिए खाना परोसती है। अब सभी परिवार वालों के साथ प्रीति भी जमीन पर बैठकर उसी पानी वाली सब्जी और रोटियों को खाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन प्रीति चूल्हे पर पानी वाली दाल और चावल बना रही होती है। सुन बहू, दाल में पानी इतना डालियो कि दाल तीनों टाइम चल सके, सुबह दोपहर रात। इतना कहकर गायत्री वहां से चली जाती है और प्रीति खुद से बातें करते हुए कहती है,
ओ गॉड, इतनी अमीर होने के बाद भी मैं अपने ससुराल वालों की मदद नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन करूँ भी तो कैसे करूँ? मेरे मन में एक डर भी तो है कि कहीं अमन को पता चल गया कि मैं एक अमीर परिवार से हूँ और मैंने उससे ये बात छुपाई तो ना जाने उसका क्या रिएक्शन होगा। अब इसी डर के साथ प्रीति चाहकर भी अपने ससुराल वालों की मदद नहीं कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और प्रीति जैसे तैसे गरीबी में अपने ससुराल वालों के साथ दिन काट रही थी। तभी एक रोज देर शाम प्रीति की नंद दीपा रोते हुए घर आती है, जिसे देख प्रीति दीपा से पूछते हुए कहती है, क्या हुआ दीपा, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? तुम रो क्यों रही हो? कुछ बोलो दीपा, तुम चुप क्यों हो? भाभी, कॉलेज वालों ने मुझे एग्जाम हॉल से बाहर कर दिया क्योंकि मेरी फीस सबमिट नहीं थी, इसलिए अब टीचर्स मुझे अपने लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं देने देंगे। तुम घबराओ मत दीपा, मैं हूं ना, मैं कुछ करूंगी, तुम चुप हो जाओ। प्रीति अपने कमरे में आकर खुद से बातें करती हुई, बस अब बहुत हो गया, अब मैं अपने इस गरीब ससुराल वालों को इतना परेशान नहीं देख सकती, अब मुझे कुछ तो करना होगा। अब अगले दिन प्रीति घर में बिना किसी को कुछ बताए अपने ऑफिस जाती है और वहां से अपनी सारी सेविंग्स निकाल के एक बैग में लेकर अपने घर लौटती है। कहाँ चली गई थी बहू? सुबह से हम लोग इतना परेशान थे और तेरे हाथ में ये बैग कैसा है? क्या है इसमें? अरे भाभी, इतने सारे पैसे? आप तो अपने साथ पैसों से भरा बैंक लेकर आई हो। पैसों से भरा बैंक ही समझो दीपा, ये सब मेरी कई सालों की सेविंग्स है। दरअसल माँ जी, मैं एक अमीर परिवार से हूँ, मैं और एक अच्छी कंपनी में जॉब भी करती थी, लेकिन मैंने ये सारी बातें अमन से छुपाई क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी और मुझे लगता था कि अगर अमन को पता चल गया कि मैं एक रईस और अमीर घर की लड़की हूँ तो वो मुझसे कभी बात तक नहीं करेगा। अरे बहू, इतनी सारी सेविंग्स, हमने तो आज से पहले इतने सारे पैसे एक साथ कभी नहीं देखे। इन पैसों को देखकर तो लग रहा है कि तू सिर्फ पैसे लेकर नहीं आई बल्कि पैसों से भरा एक बैंक लेकर आ गई है अपने इस गरीब ससुराल में। अब प्रीति उन पैसों में सबसे पहले दीपा की कॉलेज की फीस भरती है और दीपा अब खुशी खुशी अपने लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम देती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपने पूरे ससुराल वालों के लिए एक सुंदर सा घर खरीदती है। वहीं गायत्री अब प्रीति को जॉब करने की भी परमिशन दे देती है, जिसके बाद हमेशा के लिए गायत्री के परिवार से आर्थिक तंगी खत्म हो जाती है और प्रीति अपने पूरे ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।